Hello everyone, welcome to the channel. Myself Avinash Madhesha, currently pursuing MBBS from Government Medical College, आजमगढ़। तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी केमिस्ट्री की स्ट्रेटजिक वीडियो मैंने बताई थी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो कर रहे हैं, जो बुक्स मैंने बताई थी उसको भी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने मेरे पास फ़ोटोज़ भेजी थी बुक्स की, उन्होंने ले लिया और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके पहले मैंने बताई थी फिजिक्स की स्ट्रेटजिक वीडियो, वो शायद लगभग 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट करने वाली वीडियो थी, तो एक बार आप उसको ज़रूर देखें। तो मैंने फिजिक्स की बता दी थी, केमिस्ट्री की बता दी थी, बची थी हमारी जो मेन सबसे ज़्यादा पोर्शन की होती है बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी पे आज बात करते हैं हम लोग, बायोलॉजी में कैसे क्या करना है, कौन से बुक्स क्या लेने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए, बायोलॉजी में सबसे पहली बात मैं बताऊंगा आपको क्या एनसीईआरटी, सारे बच्चे लगभग यही पूछते हैं जो कोचिंग करने जाते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, सब यही पूछते हैं कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है। तो अभी इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। ठीक है, फिर लोग पूछते हैं कि क्या मॉड्यूल्स हमें लगाने चाहिए अपने कोचिंग में। जब मैं एडमिशन कराने जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलते हैं, मोटे मोटे मॉड्यूल्स मिलते हैं, क्या मुझे उन्हें लगाना चाहिए, उसका जवाब देता हूँ। मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए। अब देखिए, वो मॉड्यूल्स भी लगा रहे हैं, उसके बाद भी पूछ रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। ठीक है, ये सारे कॉमन क्वेश्चन हैं जो मुझसे पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने सालों के करने चाहिए ये भी बताता हूँ मैं। ठीक है, स्टार्टिंग से करने हैं 32 साल के कि कुछ ही साल के करने, ये बताता हूँ। ठीक है, हाउ मच टाइम फॉर सिलेबस कंप्लीशन, कितना टाइम हमको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए देना है और कितना टाइम रिवीजन के लिए बताता हूँ। स्ट्रेटजी जो होगी फ्रेशर और ड्रॉपर्स के लिए सेम नहीं हो सकती बायोलॉजी के लिए, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाला सब्जेक्ट है, तो ड्रॉपर्स थोड़ा जल्दी करेगा और ये फ्रेशर को थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, बताता हूँ इसके बारे में कैसे हमको करने हैं, लेक्चर नोट्स और एनसीईआरटी करनी है कि डायरेक्ट एनसीईआरटी करनी है। ठीक, और लास्ट में बताऊंगा शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, शॉर्ट नोट्स बनाना है कि नहीं, तो लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बहुत सारे माइक्रो रिजल्ट को मैंने इसमें वो किया हुआ है, तो थोड़ा लंबी रहेगी, पर आप देखिएगा जरूर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था हमारा, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, एस इट इज़ मोर देन एनफ, यानी कि जितना आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा है। 100 में से 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई पढ़ाता है तो बिल्कुल ना पढ़ें, कोचिंग में है ऑफलाइन में कहीं भी एक्स्ट्रा कोई पढ़ाता है, क्लास में है तो उसको छोड़ तो सकते नहीं है, लेकिन क्लास में है, क्लास के बाद आने के बाद उसको एक बार भी ना पढ़ें। ठीक है, एक्स्ट्रा कहाँ पे अलाउड है, एक्स्ट्रा अलाउड है ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है ना, कहीं कहीं पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में, जैसे आप जब पढ़ेंगे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो वहाँ पे आपको साथ में देखिए एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बोअर्स इफेक्ट, हाल्डेंस इफेक्ट। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको ज़रूरी है। ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर पढ़ाया जा रहा है हल्का सा एक्स्ट्रा चढ़ के तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अलावा किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने की जरूरत है। ठीक है ना, जेनेटिक्स में आप थोड़ा सा मतलब बाहर बढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है ना, बहुत सारे टीचर मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा देते हैं जेनेटिक्स में, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक, समझ गया ना, यानी कि मोर देन इनफ तो है ही, 100 के 100 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी के कंसेप्ट एग्जाम्पल्स के अलावा हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर हम लोग कुछ भी पढ़ते हैं तो एक चीज़ मान के चलिएगा, सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि कुछ आता है वो उससे कुछ आता है नहीं एक्स्ट्रा चीज़ें से। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया ना। फिर देखिए मॉड्यूल्स नेसेसरी है या नहीं। देखिए दो बात मैं बोलूँगा, अगर एनसीईआरटी बेस्ड मॉड्यूल है तो नेसेसरी है, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है तो नहीं है। यानी कि अगर एनसीईआरटी के लाइन से उसमें क्वेश्चन बनाए गए हैं हर एक लाइन से तो है, अगर नहीं बनाए गए हैं, बाहर की चीज़ें पूछी गई हैं, फालतू चीज़ें पूछी गई हैं, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, एलएन का मॉड्यूल देखिए, एलएन जो है नीट के क्षेत्र में सर्वोत्तम इंस्टीट्यूट माना जाता है, लेकिन एलएन का जो मॉड्यूल है बायो का, समझ लीजिए रद्दी बोल सकते हैं उसको। लेकिन पढ़ने वाले अगर देखिए 9 से जाके जो पढ़ रहा है, 9 से 10 से 11 से 12 से प्री फाउंडेशन जो कर रहा है, उसके लिए तो ये एलन का मॉडल कुछ नहीं है ना, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। लेकिन कोई ड्रॉपर है जिसको सिलेक्शन लेना है, उसके लिए एकदम रद्दी है। क्यों, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट, इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका नीट से बहुत दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जो लोग आपके दोस्त वगैरह होंगे उनसे आप पूछ लीजिएगा, वो बता देंगे आपको, या फिर एलन की जब टेस्ट सीरीज आएगी, ठीक है, आप वहाँ देखेंगे क्वेश्चंस वही मिलेंगे मॉड्यूल के ही। इतना एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेगा, आप सोचने लगेंगे कि एनसीईआरटी में है कहाँ। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चंस नहीं लगाने हैं। ठीक है,
ये आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा, पहले बता दिया हूँ, ठीक। अगर एनसीआर मॉड्यूल्स हैं तो यू कैन डू इट। एनसीआर मॉड्यूल्स का मतलब होता है कि एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बनाओ, एनसीईआरटी को फिल इन द ब्लैंक में कन्वर्ट कर दो, ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, डायग्रामेटिक में कन्वर्ट कर दो, उसको बोलते हैं एनसीआर, ठीक है ना। अगर ये सारी चीज़ें हैं तब तो एनसीईआरटी मॉड्यूल को करिए, नहीं तो बस आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है। मैं किताबें बता देता हूँ कौन सी किताबें आपको करनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये देखिए दोनों बुक्स की मैंने फोटो डाली हुई है। अगर आपके पास एनसीईआरटी बेस्ड मॉड्यूल्स नहीं है, ठीक, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, आराम से आइए, मास्टर दी एनसीईआरटी बुक लीजिए बायोलॉजी की, ठीक। दोनों देखिए, पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, ठीक। क्वेश्चन फ्रॉम ईच एंड एवरी लाइन यू कैन फॉलो इट ब्लाइंडली। इसका ये हुआ कि हर एक लाइन से क्वेश्चन है इसमें, इसकी मतलब खूबसूरती है इस किताब की, हर एक लाइन से एनसीईआरटी की, कहीं एग्जाम्पल लिखा हुआ वहाँ से भी क्वेश्चन है, मतलब एग्जामिनर कहीं बाहर सोच ही नहीं सकता, ऐसे बनाया गया इस किताब को, ऐसे डिजाइन किया गया, ठीक है। इस किताब में और क्या क्या है, एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन क्वेश्चन है, ठीक है। एजर्सन रीजन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, हर चैप्टर में दिए हुए हैं 20-25 एजर्सन रीजन, एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो एग्जाम्पलर बुक आती है उसके क्वेश्चन, और मैच द फॉलोइंग भी दिए हैं। अगर अच्छे से तैयारी करना हो तो एक बार बस रिवाइज करना हो तो मैच द फॉलोइंग कर लो, सब रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने दिनों के करने हैं। तो कभी भी 33 सालों के बायोलॉजी के लिए तो बिल्कुल ना लगाएं, 33 सालों के आप फिजिक्स के लिए लगा सकते हो, ठीक है। बाकी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आप नहीं लगाओगे कभी भी, ठीक है ना। सॉल्व ओनली लास्ट 10 ईयर, यानी कि केवल 10 साल का क्वेश्चन करो, 2023 से 2013 से 2023 तक, ठीक है। ये देखिए केमिस्ट्री में आप एक हद तक लगा सकते हो, कब लगाओगे आप, एक सेकंड रुक जाइए, देखिए केमिस्ट्री में आप लगा सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो, बाकी आप उसमें मतलब अगर आप ड्रॉपर हो तो आपको भी पूरे 33 ईयर्स की केमिस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है, अब 36 ईयर हो गया, ठीक है ना। तो 2013 से 2023 तक के आपको क्वेश्चंस लगाने हैं चैप्टर वाइज, एमटीजी की पीवाईक्यू ले लीजिए या अरिहंत की पीवाईक्यू ले लीजिए, चैप्टर वाइज रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 2013 से अगर आप 2018 के बीच में आएंगे, ठीक है, बहुत सारे आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, उनसे घबराना नहीं है, उनको कट कर देना, बस साइड में ऐसे मार्क कर लो, थोड़ा सा ऐसे स्टार कर लो या थोड़ा सा कट कर दो, कट कर लेना सही है, क्योंकि स्टार तब लगाते हैं जब कोई क्वेश्चन आपको फंसता है, नहीं आता है तो उसको स्टार मार्क करके रखते हैं लास्ट में रिवीजन के लिए, ठीक है ना। तो उस क्वेश्चन को आप ना लगाएं कभी भी, उसके पीछे परेशान ना हो कि क्या कंसेप्ट था, क्योंकि वो एनसीईआरटी के बाहर है तो कभी दोबारा आएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, कितना टाइम हमको देना है सिलेबस कंप्लीशन के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, तो आपको 6 से 7 महीने लगेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ने के लिए। अगर आप ड्रॉपर हो तो 4 महीने आपको लगेंगे पढ़ने के लिए, उसमें भी आपको 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा 4 महीने में, ठीक है ना। ये ड्रॉपर्स के लिए ही है, क्योंकि ड्रॉपर्स जानता है कैसे उसको क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है। छोड़ना तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो इतना जानता है कि किसके लेक्चर देखने हैं, क्या करने हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। चलिए एक छोटी सी जानकारी दे देता हूँ आपको। पीडीएफ आपको चाहिए, किसी भी बुक की पीडीएफ हो, मॉड्यूल की पीडीएफ हो, एजर्सन रीजन की पीडीएफ हो, पीवाईक्यू की पीडीएफ हो, इस चैनल से रिलेटेड कोई कंटेंट में डालता हूँ उसकी पीडीएफ हो, ठीक है। सब कुछ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे 1-to-1 जितने लोग भी जुड़े हुए हैं, अभी लगभग 271 लोग हुए हैं, ठीक है, 251 लोग शायद हैं, ठीक है। सबको मालूम है, सारे डाउट्स का रिप्लाई करता हूँ, 1-to-1 इंटरेक्शन रखता हूँ, पर्सनल मैसेज का भी रिप्लाई करता हूँ, अगर किसी ने पर्सनल मैसेज कर दिया उसको भी रिप्लाई करता हूँ, जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको सबको मालूम है, ठीक है। यूट्यूब पे सारे कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मतलब अगर वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अगर मेरे चैनल की वजह से आपको थोड़ी सी भी कहीं भी हेल्प हो रही है, ठीक है, या मेरा कंटेंट आपको जेन्युइन लग रहा हो, ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो के या इस यूट्यूब चैनल के किसी भी कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। कोई स्टडी ग्रुप हो आपका कोचिंग का, उसमें ज़रूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मैं पहुंच सकूं, ठीक है ना। अगर पॉसिबल हो, ठीक है, पॉसिबल हो, अगर आप कुछ चैनल के लिए अच्छा सही में अच्छा करना चाहते हो तो एक काम करना, इस बायोलॉजी स्टडी वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लेना, ठीक है। क्योंकि यार जब ज़्यादा लोग जुड़ते हैं ना, तो मुझे भी, जब ज़्यादा लोग देखते हैं तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन आता है, मैं चलो कुछ अच्छा करता हूँ इनके लिए, ठीक है। और मुझे यार देखो, तुमसे आज बता देता हूँ, ज़्यादा लोग नहीं चाहिए मुझे, बस
10,000 तक पहुंचाना है चैनल को, ठीक है। इतने लोग रहेंगे, इन 10,000 में से मुझे मालूम है बस 1,000 ही सीरियसली मुझसे जुड़ेंगे। और इन 1,000 का अगर मैं फिजिक्स का जब रिवीजन कराऊंगा जनवरी से, अगर इन 1,000 में से 500 लोगों का भी मेरे वजह से भला हो गया ना, तो बहुत होगा मेरे लिए, ठीक है ना। तो इसके वजह से अगर आपको अच्छा लगता है कोई कंटेंट तो आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तो सपोर्ट करना है तो, ठीक है। थैंक यू। चलिए आगे आते हैं फ्रेशर के लिए। पहले बताया था मैंने 6 से 7 मंथ इज इनफ, 6 से 7 महीने बहुत हैं फ्रेशर की तैयारी के लिए। एक क्राइटेरिया है कि ऑफलाइन में अगर आप हो वहाँ पर भी कंप्लीट करा देंगे, लेकिन ऑफलाइन में 2 से 3 महीने तो इतना स्लो चलता है कि बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद जो 3 महीने होंगे बहुत फास्ट हो, आपको मतलब स्पीड इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि जो फ्रेशर होता है समझ नहीं पाता है। तो फ्रेशर को क्या करना है, अगर ऑनलाइन है उसके पास, ठीक है, तो ऑनलाइन से करते रहो। ऑनलाइन में तो 6 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अगर ऑफलाइन उसने लिया है तो ऑफलाइन में अगर सर पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्लास 12th का भी स्टार्ट करो साथ में। मैंने बताया हुआ है कैसे स्टार्ट करना है, कैसे एक वीक में 3 दिन का टाइम देना है, 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेशर हो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, कभी भी अगर तुम फ्रेशर हो या तुम्हारा दोस्त कोई फ्रेशर, उसको समझाना कभी भी नेवर एवर ट्राई टू डायरेक्ट मेमोराइज और रीड एनसीईआरटी, कभी भी डायरेक्ट एनसीईआरटी पे मत जाना। ये मत सोचना कि मैं अभी 12th करके आया हूँ तो सीधे एनसीईआरटी पढ़ लेता हूँ, क्या ज़रूरत है लेक्चर देखने की। तुम्हें यार मैं कह रहा हूँ ना, तुम 2 घंटे का टाइम अपना वेस्ट कर दोगे, कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी यार बहुत कंसेप्चुअल किताब है, बहुत ही कंसाइज दी हुई है, तो उसको समझना पड़ेगा। एक बार समझ लो, अगर सिलेक्शन हो गया ठीक है, नहीं होगा ड्रॉपर हो गए तो एनसीईआरटी पढ़ना, ठीक है। देखो सीक्वेंस फॉलो करो, अगर फ्रेशर हो तो सबसे पहले लेक्चर देखो, ठीक है, उसके नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रेशर हो, नोट्स बनाओगे सही रहेगा, ठीक है। और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो। जितने पेज सर ने पढ़ाया, मान लो आज सर ने 4 पेज पढ़ाया, तो उन 4 पेज की एनसीईआरटी जाके आज ही पढ़ लो, ठीक है ना। ये नहीं कि सर पूरा पढ़ा देंगे तो मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ, ऐसे नहीं होता है। सर ने जितना पढ़ाया तुरंत जाके आज ही उसको एनसीईआरटी से कंप्लीट कर लो, ठीक है। और एनसीईआरटी को हाईलाइट करते रहो, मतलब ये नहीं कि पूरा किताब ही लाल कर दो, कुछ ऐसे पॉइंट जो तुम्हें लग रहे हो कि हाँ भूल रहे हो, याद नहीं आ रहे हैं, तो उन पॉइंट को क्या करो, हाईलाइट कर लो, ठीक है। टीचर देखो सॉरी टीचर देखो, अगर बॉटनी के लिए तो सबको मालूम है तरुण सर इज बेस्ट। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, सारी चीज़ें पढ़ाते हैं, फिर एनसीईआरटी भी समझाते हैं, ठीक है। जूलॉजी के लिए इस समय 2 टीचर अच्छे मुझे लग रहे हैं, मनीष दुबे सर हैं, ठीक है। मनीष दुबे तो ये दोनों संकल्प में चले गए हैं, और ये नोमेश गोपलानी सर पीडब्ल्यू के हैं, ठीक है। तो जिससे अच्छा लगे तुम उससे पढ़ लो, ठीक है। अगर ऑनलाइन से पढ़ रहे हो तो, ऑफलाइन भी कर रहे हो तो ऑनलाइन में इनके टेलीग्राम पे सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। सारे चैप्टर्स के नोट्स, सारे चैप्टर के वीडियो देखने हैं, सबके नोट्स बनाने हैं, एग्जाम्पल अच्छे से ट्रिक्स बना के याद करने हैं, ठीक है। अभी स्टार्टिंग से ही करना है, ये नहीं कि मैं बाद में याद करूँगा एग्जाम्पल का ट्रिक बनाऊँगा, अभी से बनाते रहो क्योंकि एग्जाम्पल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो याद करते रहो, लास्ट में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। 6 से 7 मंथ यार बहुत हैं सिलेबस कंप्लीशन के लिए। तो जब तुम कंप्लीट हो जाएगा 6 से 7 मंथ में सिलेबस, तो 5 मंथ बचेगी तुम्हारे पास रिवीजन के लिए। उस 5 मंथ में तुम्हें नोट्स को बस 1-2 बार ही पढ़ना है। जब 1-2 बार नोट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट करो, जितनी बार हो सके उतनी बार एनसीईआरटी रिवाइज करो। 5 महीने में कम से कम 10-15 बार एनसीईआरटी को पढ़ लो, एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। लास्ट में कैसे रिवीजन करते हैं मैं बता दूंगा उसको, अभी मतलब स्टार्टिंग में जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो, ठीक है ना। अब देखो, नेवर एवर ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट। फ्रेशर हो, कभी भी अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करना, ठीक है। कभी भी एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश मत करना, एक स्ट्रेटजी पकड़ो, ठीक है। एक ही स्ट्रेटजी लास्ट तक फॉलो करो, ठीक है। क्यों फॉलो करो, क्योंकि यार जब एग्ज़ाम एक है, ठीक है, एक ही बायो का पेपर आएगा, तो एक स्ट्रेटजी रखो ना, लास्ट तक इसी को फॉलो करो। जब घूमोगे इधर उधर, जब भटकना स्टार्ट किया कि मैं इनसे पढ़ लेता हूँ उनसे पढ़ लेता हूँ, वहीं पे काम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो किसी एक को फॉलो करो, एक की स्ट्रेटजी में फॉलो करो, क्योंकि देखो अगर हर 10 दिन पे कोई तुम्हें अलग अलग स्ट्रेटजी बता रहा है तो वो तुम्हारे साथ मतलब तुमको फूल कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं मानता हूँ स्ट्रेटजी एक ही होती है, या तो अभी स्टार्ट करो, मेरी जो वीडियो देख रहा है अगर वो अभी स्टार्ट कर रहा है तो भी यही फॉलो करेगा, 3 महीने बाद कर रहा है तो भी करेगा, लेकिन जब लास्ट में 2-3 महीने बचते हैं तो अलग स्ट्रेटजी हो जाती है, ठीक है ना।
बीच में लगभग 6-7 महीने के लिए सेम स्टडी रहनी चाहिए, क्योंकि 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो नेवर चेंज योर टीचर, कभी भी अपने टीचर को चेंज ना करें, ठीक है ना। अगर एक टीचर को पकड़ लिया, स्टार्टिंग में ही चेक कर लो ना, स्टार्टिंग में चेक कर लो कि उस टीचर से तुम्हारी बॉन्ड बन पा रही है नहीं, तुम सब उसको समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। कभी भी बीच में जाके मान लो आधा तुमने पढ़ लिया, उसको करो नहीं इनसे पढ़ लेता हूँ उनसे पढ़ लेता हूँ, वहाँ भटक जाते हो, ठीक है ना। बुक्स को फॉलो करो, मॉड्यूल्स को फॉलो करो, जो मैंने बताया है, ठीक है, बेस्ट है। सच बता रहा हूँ, अगर उनको कर लिया ना तुमने, एनसीईआरटी और मास्टर की एनसीईआरटी कर लिया, पेपर देने जब जाओगे तो यहाँ वहाँ तुमको खुद रियलाइज़ होगा ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने ऑलरेडी किया नहीं था, क्योंकि उसमें सारे क्वेश्चन हैं, हर एक लाइन से क्वेश्चन है, एजर्सन रीजन है, सब कुछ है, ठीक है ना। तो ये देख लो। उसके बाद देखो, प्रीफर क्वालिटी क्वेश्चन ओवर क्वांटिटी, ठीक है। देखो मुझे मैसेज आया था टेलीग्राम पे कि बहुत सारे लोग, मतलब उनके पास आकाश का भी मॉड्यूल है, पीडब्ल्यू का भी है, एलन का है, तीनों नहीं लगाने हैं, ठीक है। आपको कोई एक मॉड्यूल उठाओ, जिसमें से एलन का तो बायोलॉजी के लिए लगाना नहीं है, पीडब्ल्यू का जो एनसीईआरटी वाला मॉड्यूल है उसको लगा सकते हो। आकाश की जो आती है, आकाश की एक बुक आती है, मास्टर माइंड मैप आती है, माइंड मैप करके आती है, ठीक है। एनसीईआरटी बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, तो ये एनसीईआरटी की बायोलॉजी के लिए लगा सकते हो, जिसके पास भी हो, ठीक है। नहीं तो कुछ नहीं है तो मास्टर की एनसीईआरटी मंगाओ, 270 और 250 की किताब होगी, पहला और दूसरा पार्ट मंगाओ और अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। एक ही बुक को फॉलो करो, उसी बुक को जितनी बार हो सकता है उतनी बार सॉल्व करो, 5 बार 10 बार जितनी बार हो सकता है तुमसे पॉसिबल हो उतनी बार उसी बुक को फॉलो करो, ठीक है। कोई नया चीज़, कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, ये हो गया हमारे फ्रेशर की बात। अब आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट, सबसे मतलब जिनकी ज़िंदगी में बहुत पीड़ा है, ड्रॉपर्स। इनको देखिए क्या करना है, 4 मंथ तो इनफ है, सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स नहीं देखना है। पहले ड्रॉपर्स जो भी हैं उनको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सारे चैप्टर्स के लेक्चर तुमको नहीं देखना है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया है ना। तो सारे चैप्टर्स के लेक्चर देखोगे तो तुम्हारा टाइम लगेगा, और टाइम जब लगेगा तो क्या होगा, फिर वही फिर जाओगे, लास्ट में रिवीजन नहीं कर पाओगे, फिर ड्रॉप में आओगे, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगाओगे तो टाइम बचेगा नहीं, टाइम बचेगा नहीं तो ये टाइम फिजिक्स में कैसे लगाओगे। ड्रॉपर्स के लिए एक ही मकसद होता है, एक काम होता है, एक ही एम होता है ड्रॉपर का। क्या होता है, बायो में टाइम को कम करो, जितना कम यूटिलाइज कर सकते हो, जितना जल्दी सिलेबस हो सकता है उतना जल्दी पूरा करो, बाकी जो टाइम बचेगा फिजिक्स और केमिस्ट्री को दो, इसको बूस्टअप करो, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर हैं तुम्हारे जिनको तुम्हें एनसीईआरटी के मतलब लेक्चर से देखने पड़ेंगे। अगर तुम्हें वीक हो तो, मतलब अगर तुम वीक हो तब एनसीईआरटी से देखो, अगर मतलब लेक्चर से देखो। अगर वीक नहीं हो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है तो इनको भी छोड़ सकते हो। लेकिन मैं एक जनरली जो मुझे फील हुआ था कि इसे मुझे पढ़ना चाहिए लेक्चर से, वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले कभी स्टार्ट करो क्लास लेवल से, तो प्लांट किंगडम देखो, लिविंग वर्ल्ड है उसके लेक्चर मत देखना, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके लेक्चर मत देखना, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इनके लेक्चर मत देखना, क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन है, तो रट्टा मारो, ठीक है। ये जो चैप्टर्स है हमारे, जो मैंने लिखा हुआ है बस इनके लेक्चर देखने। तो पहला चैप्टर मैंने लिखा प्लांट किंगडम का देखोगे। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 5 में बस रट्टाफिकेशन है, रट्टा मारो, ठीक है। चैप्टर नंबर 5-6 जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है। बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने, क्योंकि अगर बायोमॉलिक्यूल्स तुमको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है, ताकि जो केमिस्ट्री में तुम्हारा बायोमॉलिक्यूल्स है उसमें तुमको बस 10-15 मिनट लगे, रिवीजन हो जाए, ठीक। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट पढ़ना है, चैप्टर नंबर 13 है। रेस्पिरेशन इन प्लांट है, चैप्टर नंबर 14 है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलप हार्मोन्स है, चैप्टर नंबर 15 है। उसमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, बस तुमको एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन, री डिफ्रेंशिएशन। एक पेज पे दिया हो, बस उस टॉपिक को अच्छे से तुम लेक्चर देख लेना, ठीक है ना। उसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी में तुमको सारे लेक्चर्स देखने हैं, चैप्टर नंबर 16 से चैप्टर नंबर 22 तक, ठीक है ना। सारे लेक्चर देखो, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो सकता है, कभी इन द फ्यूचर पूछी जा सकते हैं, या कंसेप्ट बनाने हैं तो लेक्चर देखने पड़ते हैं, ठीक है। आ जाओ क्लास 12 पे। क्लास 12 में अभी क्या करना है तुम्हें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर नंबर 2, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 3, ठीक है। पहला चैप्टर नहीं करना होता है, क्योंकि वो याद करने वाला याद कर लेना, ठीक है। जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन, तीनों करने हैं। एक चीज़ याद रखना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में केवल तुमको क्रॉस देखना है, लिंकेज देखना है और पेडिग्री एनालिसिस देखना है।
ये टॉपिक देखने हैं तुमको वीडियो लेक्चर से। कौन कौन से? क्रॉस कैसे बनाते हैं, लिंकेज क्या होता है, लिंकेज मतलब रिकॉम्बिनेशन भी आ जाएगा उसमें, और पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, इन्हीं तीनों चीज़ों को बस तुम्हें देखना है चैप्टर नंबर 5 में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में। बाकी सारी चीज़ों को जितने भी हैं उसमें, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे याद करो, सारे एनसीईआरटी के हैं, सारे रट्टाफिकेशन है। ठीक है ना, समझने वाला बस इसमें था। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एक बार अच्छे से समझ लो, बहुत तुमको फायदा करेगा, यहाँ पर भी फायदा करेगा, बायोमॉलिक्यूल्स में भी फायदा करेगा। ठीक है, केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स में भी फायदा करेगा। ठीक, और ये अच्छे से पढ़े रहो ना, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो जब फर्स्ट ईयर में आओगे एमबीबीएस में, तो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री, उसमें देखो कितना तुमको हेल्प मिलेगा। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, क्रेब साइकिल, ईटीएस साइकिल, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोनियोजेंसिस, सारी चीज़ें इसमें बायोकेमिस्ट्री में सब तुमको ऑलरेडी पता होती हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एल शुगर, डी शुगर, सब कुछ इसमें होता है। जेनेटिक्स में लैक उपरांत जो भी तुमने पढ़ा है ना, ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ फ़ायदा करेंगे, तो अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जेनेटिक्स। उसके बाद देखो आओगे चैप्टर नंबर 8 में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में। उसमें कुछ नहीं, सारी चीज़ें याद करो, बस एक चीज़ पढ़ लेना, लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ठीक है ना, इसका टॉपिक देख लेना, क्योंकि थोड़ा लीवर वगैरह, आरबीसी वगैरह में कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ पे एसेक्सुअल होता है, कहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डाइजेनेटिक क्यों होता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना, बायोटेक पे आओगे, बायोटेक में केवल चैप्टर नंबर 11, बायोटेक में 2 चैप्टर है ना, 11th और 12th। तो 11th वाला करोगे, 12th वाला याद करोगे, 12th में केवल याद करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर्स तुम्हें बता दिए, कौन कौन से चैप्टर्स तुमको करने हैं, कौन कौन से चैप्टर तुमको लेक्चर से करने हैं, कौन कौन से चैप्टर तुमको एनसीईआरटी से डायरेक्ट पढ़ने हैं। इनके अलावा जो भी चैप्टर्स हैं, अगर तुम ड्रॉपर हो तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से याद करो, एनसीईआरटी के बाहर तुमको कुछ नहीं पढ़नी है। ठीक है, लेकिन बाकी सब चैप्टर्स तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से करें, रीड करें, लर्न करें। इन चैप्टर्स में से अगर किसी बच्चे को कोई चैप्टर्स आता हो अच्छे से, जैसे किसी को इवोल्यूशन बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, तो उसको लेक्चर नहीं देखना है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ेगा। ठीक है ना, समझे? अगर उसको चैप्टर आता है तो उसको डायरेक्ट एनसीईआरटी ही देखना है, लेक्चर नहीं करने हैं। ठीक, ये हो गया हमारा ड्रॉपर्स की बात। ठीक है ना, अगली चीज़, मास्टर दी एनसीईआरटी बुक को ब्लाइंडली फॉलो करना है, ड्रॉपर हो या फ्रेशर हो। अगर एनसीईआर मॉड्यूल नहीं है तो इसको फॉलो कर लो यार, लास्ट में तुम्हें दिखेगा हाँ मैंने क्या बोला था। ठीक है, बायोलॉजी की टाइम हम लोग बचाते हैं, देखो यही मैं लिखा था आगे, बायोलॉजी की टाइम कम करते हैं। इसी टाइम को बचाकर, जैसे 4 घंटे में कर ले रहे हो, अगर नॉर्मल बच्चा 7 घंटे में कर रहा है, तुम 4 घंटे में करो, 3 घंटा तुम्हारा यहाँ बच गया। ठीक है, बाकी अगर वो 6 मंथ में कर रहा है, तुम 4 मंथ में कर रहे हो, तो 2 मंथ का टाइम यहाँ बच गया। ये सारे टाइम उठा के तुम कहाँ दोगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री में, ताकि इनको मजबूत करो ना। बायो तो कर लोगे, इनको मजबूत करो। ठीक है, स्ट्रेटजी में स्टार्टिंग में डेली 4 घंटे बायो पढ़ो। ठीक है, ये ड्रॉपर्स के लिए बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में डेली 4 घंटे बायो पढ़ो। ठीक है, लेकिन 4 मंथ के बाद जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है, 3 घंटा बहुत होता है। ठीक है, 3 घंटे में 2 चैप्टर डेली रिवाइज करते रहना। वो मैं अलग से बता दूंगा कि रिवीजन कैसे करते हैं, लेकिन ये 6 मंथ तक यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। 6 मंथ तक फ्रेशर के लिए और ड्रॉपर्स 4 मंथ तक। अब 4 मंथ बाद ही मैं इससे रिलेटेड कोई वीडियो डालूंगा, उसके पहले नहीं डालूंगा, क्योंकि यार फालतू का वो नहीं करना है, मिसगाइड नहीं करना है। ठीक है, बायो में टाइम बचाओगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाओगे। ठीक है, आगे देखो, चैप्टर वाइज चैप्टर्स हुज लेक्चर्स आर नॉट टू बी सीन। ठीक है, जिसके मैंने बोला है ना कि इन चैप्टर्स मतलब उन्हीं चैप्टर्स के लेक्चर देखने हैं, बाकी चैप्टर्स नहीं देखने हैं। तो जो चैप्टर मैंने बोला है कि नहीं देखना है तुम्हें, उसको तुम एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करो। जैसे तुमको पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, तुम एक दिन बैठो, 4 घंटे के अंदर इसको कंप्लीट कर लो अच्छे से। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, 4 घंटे बैठोगे, 4 घंटे बहुत हैं, 4 घंटे तुमको बैठना नहीं पड़ेगा। रिवीजन के टाइम जब रिवीजन करोगे तो 4 घंटे कहाँ तुमको बैठना पड़ेगा। लिविंग वर्ल्ड खत्म कर दोगे 1 घंटे में, इसको खत्म कर दोगे 1.5 घंटे में, इसको और कम में कर सकते हो, आधे घंटे में भी कर सकते हो ऊपर वाले को, लिविंग वर्ल्ड को। समझे? तो जिन चैप्टर्स को नहीं देखना है, तो अभी तो पढ़ के आए हो ना, तो सारी चीज़ें तुम्हें याद होंगी, जब पढ़ोगे तो तुम्हें सारी चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, तो तुमको एक चैप्टर एक दिन में करने हैं। जैसे तुमने स्टार्टिंग किया लिविंग वर्ल्ड, एक दिन में कंप्लीट कर दिया। अगले दिन तुमने किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एक दिन में कंप्लीट कर दिया। तीसरे दिन तुमने बैठा, थर्ड डे, वहाँ पे तुम्हारा प्लांट किंगडम आ गया। प्लांट किंगडम आ गया तो लेक्चर देखना स्टार्ट कर दो। अगर तुम्हें थोड़ा दिक्कत हो तो, नहीं याद हो तो, नहीं दिक्कत हो तो उसको भी रट्टा मारो। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व एजर्सन रीजन क्वेश्चन ऑफ द मास्टर ऑफ एनसीईआरटी बुक 3 to 4 टाइम्स बिफोर एग्जाम। 3 से 4 बार एजर्सन रीजन के पर चैप्टर लगभग 20 से 30 क्वेश्चन दिए हुए हैं।
कुछ में कम भी है, ठीक है। तो इतना कर लो, 20 से 30 क्वेश्चन, ठीक है ना, पर चैप्टर के, सब कुछ तैयार हो जाएगा, ठीक है। एजर्सन इंजन भी आ रहा है ना, तो जब आएगा तो बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक है। इतना हो गया। अगली वीडियोस देखो, मैं कई दिनों से सोच रहा हूँ ये पहले वीडियो बनाऊँ, 75 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने बताया था, जिसमें से लगभग 35 से ज़्यादा क्वेश्चन आया, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। ये भी ये प्रोग्रेस में है, ठीक है। ये 3 स्लॉट टाइम टेबल जैसे बहुत सारे लोग परेशान है कि एक सीटिंग में भैया मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, कैसे टाइम टेबल बनाए, टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, तीनों नहीं हो पा रहा है। उसके लिए एक टाइम टेबल बन चुका है, बस वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। कंप्लीट गाइड फॉर फ्रेशर, ये भी प्रोग्रेस में है, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, एक बार सारी चीज़ें मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। एक चीज़ हाँ मुझे और बतानी थी, शॉर्ट नोट्स। अगर आपको कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टीचर आपको कह रहा है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, लिटरली बता रहा हूँ, वो तुम्हें फूल कर रहा है, तुम्हें मूर्ख बना रहा है वो, ठीक है ना। जो भी अपने भाषा में तुम समझना चाहो वही तुमको वो बना रहा है, ठीक है। उनसे बच के रहो, क्योंकि यार एनसीईआरटी के किसी भी लाइन से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर एनसीईआरटी यार पहले से इतनी कंसाइज बुक है, अगर एनसीईआरटी में 5 पेज में दी हुई है कोई जानकारी और तुम उसको 1 पेज में लिख दोगे, 2 पेज में लिख दो, तो जानकारी तो छूटेगी ना। और वो जो जानकारी तुमने नहीं लिखी है, हो सकता है वही आ जाए, क्योंकि कोई फिक्स चीज़ नहीं है, सारी चीज़ें मतलब एनसीईआरटी से आनी है। एनसीईआरटी के कहीं से भी, किसी भी लाइन से, किसी भी कोने से, कहीं से भी पूछ सकता है। तो शॉर्ट नोट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना। फिजिक्स में पढ़ सकते हो और फिजिकल में पढ़ सकते हो, बाकी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इसमें बायोलॉजी में, ठीक है, कभी भी इसके चक्कर में मत पढ़ना, ठीक है ना। किसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजी, इन तीनों के शॉर्ट नोट्स कभी मत बनाना, ठीक है ना। एनसीईआरटी पढ़नी है तो लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी को रट्टा मारो, लास्ट में एनसीईआरटी बुक से ही रिवीजन करना है, ठीक है। लास्ट में मैंने बताया था कि नोट्स को बस 1-2 बार पढ़ना है, उसके बाद तुमको एनसीईआरटी से ही रिवाइज करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं तो क्या करने हैं, सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। एक बार रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या पॉइंट थी।